हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो, जो कल छूट गया था ना लेक्चर 6 में, मतलब ये जो अपना डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसका जो क्वेश्चन छूट गया था, ये नॉर्मल और जो कुछ भी बचे हुए पार्ट है कोलिनियरिटी, उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखो, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 and making intercepts on the axis such that their sum is -1, ये क्वेश्चन है। तो डबल इंटरसेप्ट वाले से ये बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। देखो, ये एक लाइन है, इस पे वैसे एक्यूरेटली बनाओ तो ऐसे नहीं बनना चाहिए, कुछ इस टाइप का बनेगा या फिर इधर। तो ये लाइन जो है जैसे भी हो 4,3 से पास हो रहा है, हम लोग एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। और अगर एक्चुअली इसको बनाया जाए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में बन सकता है 4,3 से पास होते हुए। तो हम लोग उतना ज़्यादा एग्जैक्ट क्यों हो, ज़रूरत ही नहीं है। ये ए है एक्स इंटरसेप्ट और ये बी है। रफ डायग्राम बन गया। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी इक्वल टू 1। अब जो गिवन है वो देखो क्या है, इंटरसेप्ट का जो सम है वो -1 के बराबर है। एक इक्वेशन तो ये खुद हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, लाइन जो है 4,3 से पास हो रहा है, 5 से नहीं, सॉरी। तो पुट पॉइंट इन लाइन, 4,3 जो है उसको लाइन में पुट कर दो। तो पुट करने पे क्या हो जाएगा, 4/a प्लस 3/b इक्वल टू 1। नाउ रिजोल्व दिस, 4b प्लस 3a इक्वल टू ab। अब क्या करना है, अब a प्लस b -1 जो इक्वेशन 1 है ना, यहाँ से किसी एक को उठा करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन से मान लो कि b को एलिमिनेट करते हैं इसमें, तो सब्स्टिट्यूट कर देना b को, सब्स्टिट्यूट b इक्वल टू -1 माइनस a फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो 4 इंटू -1 माइनस a प्लस 3a इक्वल टू a इंटू -1 माइनस a। अब थोड़ा बहुत और रिजोल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे -4a है, यहाँ पर +3 है, तो -a बचेगा और -4 बचेगा इधर। और इधर देखो माइनस कॉमन ले लो तो a इंटू a प्लस 1, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, तो ये प्लस हो जाएगा। वहाँ का यही है क्या, कॉमन है? ये 2 रिमोट थे, वहाँ का अलग है, अंदर रखा हुआ है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ से a प्लस 4 इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, a² प्लस a। जरा देखना ये सही तो है। 4b प्लस 3a इक्वल टू a इंटू b, b इक्वल टू -1 माइनस a, ओके, चलो सही है। a² इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई +-2। तो अब a इक्वल टू +-2 आ चुका है, तो a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू -2, दोनों के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को b का अलग अलग वैल्यू मिलने वाला है। तो b की वैल्यू -1 माइनस a, यहाँ पर भी -1 माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू -3, यहाँ पर b इक्वल टू +1। तो दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग इक्वेशंस लिख लेंगे। इक्वेशंस को मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, x/2 प्लस y/-3 इक्वल टू 1, और यहाँ पर आ जाएगा x/-2 प्लस y/1 इक्वल टू 1।
ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी स्ट्रेट लाइन की। तो ये फर्स्ट में इसी में है ना, हाँ ए ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी यार, कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, या इस पर वन मिनट क्लीन अप। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म में हम लोग को पता क्या क्या रहेगा। तो गिवन रहता है कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू हमें गिवन रहेगी। और ये जो नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, इसका इंक्लिनेशन गिवन होगा। यानी कि ये जो इंक्लिनेशन है, इसको आप अल्फा या थीटा मान लो, तो थीटा ये गिवन होगा, ठीक है। और इसकी लेंथ गिवन होगी, स्मॉल p मान रहा हूँ इसको। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये गिवन है स्मॉल p के बराबर। और इसका एंगल एंगल ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये गिवन है थीटा के बराबर। इसको हम लोग दो तरह से डिराइव कर सकते हैं। पहला, जो इंटरसेप्ट फॉर्म थे ना, डबल इंटरसेप्ट, उससे डिराइव कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये हम लोगों ने थीटा एज्यूम किया है और ये परपेंडिकुलर है, तो इससे हम लोग लाइन का स्लोप भी तो निकाल सकते हैं। तो स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ से, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ से, तो ये वाला जो एक्स डिस्टेंस है वो इसका एक ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री से कैलकुलेट हो जाएगा ये पॉइंट भी। तो पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म इजी पड़ता है, इसलिए इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। ये आ जाएगा स्मॉल ए और ये है स्मॉल बी, इनको कैलकुलेट कर लिया जाए। कैसे? तो ओ और ये पी क्यू, कैपिटल पी कैपिटल क्यू मान लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये थीटा है, हम लोगों को डील किससे करना है? इससे और इससे। तो थीटा के बगल में जो साइड है ये 90 डिग्री के अपोजिट है, और ये थीटा के साइड में है। तो ये इस ट्रायंगल में बेस का काम करेगा, और ये हाइपोटेनस। तो ये बेस है और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस किस में होता है? कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई कॉस थीटा। इसी तरीके से ऊपर वाला जो ट्रायंगल है एओपी, ये कौन से ट्रायंगल में है? ट्रायंगल एओक्यू में। और यहाँ पर ट्रायंगल एओपी, ट्रायंगल एओपी में हम लोग ओपी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? ये 90, तो हाइपोटेनस ही कैलकुलेट करना है। बट ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वापस से ही थीटा बन जाएगा। तो ये थीटा है, थीटा के परपेंडिकुलर वाला साइड गिवन है, और हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है? साइन थीटा में आता है। तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा का यूज कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस यानी कि बी बाई इंटरसेप्ट। यहाँ पर पी अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, बी की वैल्यू। अब सीधा सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म से लिखना है लाइन का इक्वेशन यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ए कितना है?
पी अपॉन कॉस थीटा, तो पी अपॉन कॉस थीटा ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो एक्स कॉस थीटा अपॉन पी प्लस यहाँ पर वाई साइन थीटा अपॉन पी इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब पी दोनों में सेम है, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में सीधा सीधा एडिशन हो जाएगा और पी राइट साइड में चला जाएगा, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी आ जाएगा। यही है अपना लाइन का इक्वेशन पी क्यू का। अब ये तो मेथड 1 था, मेथड 2 भी देख लेते हैं। मेथड 1, मेथड 2, दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में क्या यूज करना है, पॉइंट और स्लोप फॉर्म, तो हम लोग इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से डिराइव करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म से कैसे डिराइव कर सकते हैं, पहले तो स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप क्या होगा, ये जो है ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना अपना, ये छोटा सा जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी एक्सटीरियर एंगल है। बात बराबर ही पड़ने वाला है, दोनों में से कैसे भी करो। ये एंगल जब निकालोगे छोटे वाले से तो 90 प्लस थीटा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, तो इसको 90 प्लस थीटा लिख लो। बड़े वाले से भी ये 90 है, ये थीटा है, तो 90 प्लस थीटा ही आना है। तो हम लोग इसका स्लोप लिख सकते हैं tan ऑफ 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा है तो tan थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव। और y एक्सिस के अबाउट कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर हम लोग रिजोल्व करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है, तो tan का cot थीटा हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस cot थीटा आ गया इसका स्लोप। अब हम लोग a का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो a का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, इसमें ये कितना होगा, ये p का प्रोजेक्शन है, p cos थीटा आ जाएगा। और नहीं तो इधर बेस है और इधर हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू cos थीटा, वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, ये x कोऑर्डिनेट अपॉन p, तो x कोऑर्डिनेट अपॉन p, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा p cos थीटा। सीधा सीधा जो भी यूज में आ रहा है उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोजेक्शन लेते इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको p cos थीटा लिख सकते हैं और y कोऑर्डिनेट को p sin थीटा लिख सकते हैं, उसमें sin थीटा इक्वल टू y अपॉन p लिख लेंगे। तो ये a का कोऑर्डिनेट निकल गया, a का कोऑर्डिनेट निकल गया और स्लोप पता चल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग y माइनस p साइन थीटा y माइनस y1 इक्वल टू m cot थीटा को हम लोग cos और sin में चेंज कर लेते हैं और x माइनस p cos थीटा, इधर भी cos sin है ना, तो cot को रखने का कोई फायदा नहीं है, तो cot को हम लोग cos अपॉन sin लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो sin थीटा है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, तो y sin थीटा माइनस p sin स्क्वायर, इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो p sin स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा उधर। और इधर देखो माइनस एक्स कॉस थीटा है, तो माइनस एक्स कॉस थीटा राइट से लेफ्ट में आएगा, प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस एक्स कॉस थीटा आ गया। और इस साइड देखो, एक तो p sin स्क्वायर और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस p कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, p कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा आइडेंटिटी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p। सही चल रहा है, हो गया ना डिराइव दोनों से। इंटरसेप्ट फॉर्म छोटा था है ना, हाँ थोड़ा छोटा तो है, थोड़ा क्या काफ़ी छोटा है। अगर ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करना आता है तो सीधा सीधा ये p cosec थीटा, हाइपोटेनस निकालना हो तो p अपॉन साइन अपॉन कॉस कर देना, ठीक है, जो भी गिवन होगा परपेंडिकुलर या फिर बेस। और अगर हाइपोटेनस पता है और हम लोगों को बेस और परपेंडिकुलर निकालना है तो कॉस और साइन थीटा
मल्टीप्लाई होंगे बस, क्योंकि कॉस और साइन का वैल्यू क्या होता है, 1 से कम होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, मैक्सिमम 1 हो सकता है। लेकिन इतना पता है कि बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों के दोनों छोटे होंगे ना हाइपोटेनस से, तो साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में जाने वाला है, और हाइपोटेनस खुद बड़ा होगा, तो बेस और अगर परपेंडिकुलर अगर गिवन हो, हाइपोटेनस निकालना हो, तो वहाँ पर साइन और कॉस से डिवाइड होता है, समझे, ताकि ये बड़ा आ जाए। तो ऐसे भी इसको मेमोराइज करके रख सकते हो। अब अभी के लिए एक फॉर्म और बचा है, जैसे मैंने कहा था 7 फॉर्म एक साथ और 8वां बाद में, तो 7 फॉर्म एक साथ हो गए ना, अभी छठा है, एक और लिख लिया। चलो अब नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। जनरल फॉर्म जो है उसमें हम लोगों को इक्वेशन डिराइव नहीं करना है, इक्वेशन हम लोगों को पता है, जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखते हैं ना, उसको पहले रिकॉल करो, x प्लस बी वाई प्लस सी। ये ग्राफिकली क्या डिनोट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को, समझे। तो जब इस तरह का लाइन का इक्वेशन गिवन हो, ये क्या है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और यही अपना जनरल फॉर्म ऑफ लाइन भी। तो जब भी इस तरीके का इक्वेशन गिवन हो, तो हम लोग इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, तो हम लोग इसको देख करके स्लोप और इंटरसेप्ट, इन दोनों चीज़ें हम लोगों को पहचाननी, ठीक है। स्लोप पता कर सकते हैं और इंटरसेप्ट पता कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को पता करना है अगर लाइन गिवन है तो उसके बारे में हम लोग सीखते हैं अभी। तो इसको डायरेक्टली कैसे पता कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट की तरह लिखा रहेगा तब, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले लिख लेते हैं इसको। y को एक तरफ रखो लेफ्ट साइड में, तो y वाला टर्म बी वाई है, इक्वल टू बाकी दोनों को इस तरफ भेज देते हैं राइट में, तो माइनस ऑफ x प्लस सी। अब y आना चाहिए लेफ्ट में, तो b को भी उधर भेज देते हैं, तो y इक्वल टू इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो माइनस एक्स अपॉन बी, और यहाँ पर माइनस सी बाई बी। इससे क्या पता चल रहा है, x के मल्टीप्लिकेशन में जो है ना, ये माइनस ए अपॉन बी, ये क्या है स्लोप, और ये क्या है इंटरसेप्ट, है ना। कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, और इसको अगर लैंग्वेज में समझना हो तब कैसे लिखेंगे, तो a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट, यहाँ पर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ऐसे याद रखना है इसको, स्लोप को। और इंटरसेप्ट को, तो ये तो y इंटरसेप्ट है अपना, तो पहले y इंटरसेप्ट लिख लेते हैं माइनस सी अपॉन बी, उसके बाद x इंटरसेप्ट भी समझ लेंगे, यही पर लगे हाथ। तो y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी है, कैसे लिखोगे इसको, माइनस ऑफ, ऊपर तो कांस्टेंट टर्म है, ऊपर क्या है कांस्टेंट टर्म, और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y। तो इंटरसेप्ट में हमेशा याद रखना कि जो इंटरसेप्ट लिखोगे ना, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। x इंटरसेप्ट लिखोगे तो माइनस सी बाई ए आएगा, कैसे, तो ध्यान से देखो, y इंटरसेप्ट कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे, x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस सी बाई बी। और x इंटरसेप्ट जब निकालना है तो x पर y 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना x एक्सिस पे, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, तो बी वाई 0, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचा माइनस सी अपॉन ए। इसको लैंग्वेज में माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, सही है। तो जब भी इंटरसेप्ट निकालना हो, माइनस कांस्टेंट टर्म ऊपर रहेगा, और जो इंटरसेप्ट निकाल रहे हो उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना, y निकाल रहे हो तो y का कोफिशिएंट, x निकाल रहे हो तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है एक इक्वेशन,
तो इसको या तो स्लोप इंटरसेप्ट मतलब डबल इंटरसेप्ट में कर लो, ठीक है, या फिर ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको 4x - 3y - 12 = 0, ऐसे लिख लिया। अब ऐसे लिख लिया तो इसके बाद सीधा सीधा स्लोप क्या है, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट विद निगेटिव साइन -3/-4 क्या हो जाएगा 3/4। दूसरा x इंटरसेप्ट कैसे लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई x इंटरसेप्ट है तो x का कोफिशिएंट 3 कितना आ गया 4 आ गया। y इंटरसेप्ट लिखना है तो सॉरी -12 डिवाइड बाई इधर -4 तो ये -3 के बराबर आ जाएगा, समझ गए, कांस्टेंट टर्म अपॉन y का कोफिशिएंट -4 है, यहाँ पे तीनों निकल गए। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये जो 12 है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं करना, राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, तो जो भी राइट हैंड साइड में रहेगा उससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करना 3x डिवाइड बाई 12 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1, 3 4 जा और 4 3 जा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो x/4 प्लस y अपॉन माइनस साइन 3 के साथ अटैच कर दो तो -3 इक्वल टू 1। यहाँ से भी पता चल रहा है ना, x इंटरसेप्ट कितना है 4, y इंटरसेप्ट कितना है 3, ठीक है। और स्लोप तो भाई उल्टा करके लिख दो, y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट विद निगेटिव साइन, ऐसे भी देख सकते हैं स्लोप को, है ना। ध्यान से देखो, माइनस माइनस तो सेम है, कांस्टेंट टर्म भी सेम है। अब कोफिशिएंट ऑफ y क्या है नीचे, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट करोगे ना तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y आ जाएगा, समझे, और माइनस साइन तो रहेगा ही, इसलिए y अपॉन x इंटरसेप्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, y इंटरसेप्ट डिवाइड बाई x इंटरसेप्ट। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो बस फॉर्मूले पे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, बस ऑब्जर्वेशन है ये, ऑब्जर्व किया नया फॉर्मूला बन गया। तो अंडरस्टैंडिंग तगड़ी होनी चाहिए बस कंसेप्ट की, जैसे भी हो इधर उधर से एलिमिनेट करना, पहचानना, इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, समझे। अब एक आध क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन तो हो चुका है इस पे। अब एक और कंसेप्ट आता है कोलिनियरिटी का, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा। कोलिनियरिटी का कंसेप्ट में हम लोग 3 पॉइंट, 2 पॉइंट तो ऑब्वियस सी बात है कि कोलिनियर ही होंगे क्योंकि उससे एक ही लाइन गुजरने वाली है, 2 पॉइंट से एक लाइन गुजरेगी तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन 3 पॉइंट जब आएगा तो हो सकता है कि लाइन 2 पॉइंट से होकर गुजर जाए, तीसरे पॉइंट को छोड़ दे, ट्रायंगल बन जाए, तो कोलिनियर नहीं होगा ना। तो कोलिनियरिटी के लिए सबसे पहले स्लोप मेथड है, उसके बाद एरिया मेथड है, उसके बाद 2 और मेथड है, ठीक है। 2 और मेथड में क्या है, डिस्टेंस फार्मूला वाला और एक सेक्शन फार्मूला वाला। तो 4 मेथड हैं टोटल चेक करने के, जिसमें से हम लोग हमेशा स्लोप मेथड को प्रेफर करने वाले हैं। सबसे छोटा है और जल्दी हो जाता है काम, स्लोप निकालना काफ़ी इजी होता है, देख रखा है ना पॉइंट में, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इस तरीके से स्लोप मेथड को कर सकते हो यूज फ्रिक्वेंटली। तो स्लोप मेथड में देख लेते हैं कैसे करना होता है। A, B और C 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 3 पॉइंट है तो स्लोप देखो, एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है किसी भी 2 पॉइंट से स्लोप लिखो सिलेक्ट करके, किसी भी 2 पॉइंट को, MAB, फिर BC को सिलेक्ट करो तो MBC इसके इक्वल, फिर AC को सिलेक्ट करोगे तब भी इक्वल स्लोप। तो 3 पॉइंट है उसमें से 2-2 का पेयरिंग कर दो, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी भी 2 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, MAB = MBC या फिर MBC = MAC या फिर MAB = MAC, तीनों में से कोई भी 2 सिलेक्ट करो
अगर इक्वल स्लोप आ रहा है इसका मतलब कोलिनियर है, और अगर नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं, फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं इसका कैलकुलेशन। स्लोप कैलकुलेट किया, इक्वल है तो इक्वल है इसका मतलब क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, और अगर इक्वल नहीं है तो नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। एरिया मेथड, अब एरिया के बारे में क्या सोच सकते हैं, 3 पॉइंट हैं भाई। अब 3 पॉइंट में से देखा जाए तो ट्रायंगल भी फॉर्म हो सकता है, x1y1, x2y2 और x3y3। अब इन 3 पॉइंट से एरिया लिखा जा सकता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अगर ये कोलिनियर है तो इसमें ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा। जब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है तो उसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया है ही नहीं। इसका मतलब जो नहीं है इसका मतलब जीरो है वो, समझ गए। अगर मेरे पास यहाँ पे खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है तो वो कितने आइटम है खाने के लिए, जीरो, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ही नहीं जीरो के बराबर है वो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर लिखोगे ABC का तो जीरो के बराबर लिखोगे, क्योंकि ये कोलिनियर है, ट्रायंगल बन ही नहीं रहा तो एरिया किस बात का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो कर देना है। एरिया ऐसे डिटरमिनेंट से लिख लेते हैं, हाफ मॉड ऑफ x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1, और इसका मॉडुलस इक्वल टू जीरो। बस ये जो डिटरमिनेंट है ना इसका वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू जीरो। हाफ का रूल क्या है, कुछ नहीं, उधर जाकर के 2 इंटू जीरो करो, जीरो हो जाएगा, कोई रोल नहीं। मॉडुलस प्लस माइनस जीरो करो, वो भी जीरो है। अगर जीरो के अलावा कुछ होता तब तो पॉजिटिव निगेटिव सोचते, यहाँ तो बिल्कुल डिवाइडर है, इसमें ना तो पॉजिटिव का असर ना निगेटिव का असर, न्यूट्रल है बिल्कुल। तो जीरो में मॉडुलस खोलोगे, हाफ को उधर लेकर के जाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, जीरो ही रहना है। तो अब अगले 2 मेथड है, डिस्टेंस फार्मूला वाले और सेक्शन फार्मूला, इन दोनों को देख लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है उसको देखो, इसमें क्या कंसेप्ट है, ए बी और यहाँ पर सी। तो डिस्टेंस फार्मूले में कोई भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर हो जाना चाहिए। अगर मैं पॉइंट को इधर उधर कर दूं तो फिर चेंज हो जाएगा जो लिखने वाला हूँ इक्वेशन। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी दिख रहा है ना। और अगर मैं बी और सी को इंटरचेंज कर दूँ, ये सी रहा, ये बी रहा और ये ए तो बी वाले पॉइंट के अनुसार क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, ये लिखना पड़ेगा। तो बस हम लोगों को कुल मिला करके इतना ही चेक करना है कि किसी भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर हो जाए, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में। तो इसको लिख लो, सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला को भी समझ लेते हैं, ए बी सी। अगर 3 पॉइंट है, अगर मैं ए बी को पकड़ूं तो सी क्या कर रहा है, ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, और अगर बी को पकड़ूं तो ए सी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग किसी 2 पॉइंट को पकड़ेंगे और तीसरा पॉइंट का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो, कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब चाहे वो पॉजिटिव साइन के साथ है या फिर निगेटिव साइन के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेशियो निकल के आ रहा है, कुछ पार्टिकुलर रेशियो निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कोलिनियर है, ठीक। एबीसी से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला निकाल करके कुछ रेशियो निकालेंगे, लैम्डा का वैल्यू कुछ आएगा, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, दोनों में से कुछ भी आए, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, ये एक्सटर्नल या इंटरनल डिवीजन करेगा, इसका मतलब है कि कोलिनियर है ये पॉइंट, ठीक है।
इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये। और अगर लैम्डा कैंसिल हो गया, लैम्डा कैंसिल हो गया तो इसका मतलब है कि वो कोलिनियर नहीं, ठीक है। लैम्डा अगर कैंसिल हो गया तो हम लोग को जो इक्वेशन बनाना है वही सही नहीं है ना, इसका मतलब किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हो रहा, ना तो एक्सटर्नल ना ही इंटरनल। तो अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बस इतना सही था कोलिनियरिटी का कंसेप्ट। अब इस पर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ओवर हो जाएगा। चेंज, देखो ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, चेक करने वाला स्लोप का यूज करके, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, 3 पॉइंट है और इन तीनों पॉइंट के बारे में दे रखा है कि कोलिनियर है, तो हम लोगों को थीटा का वैल्यू बताना है कि थीटा क्या क्या हो सकता है, और उसमें भी एक रेंज दे रखा है। जो कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आएगा तो उसमें टेन थीटा इक्वल टू समथिंग आ गया या फिर साइन थीटा या कॉस थीटा, वो अगर देखा जाए टेन थीटा इक्वल टू 1 तो वो 45 पे भी आ रहा है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, फिर फिफ्थ में भी आएगा, सेवन्थ में भी आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे वैल्यूज पर, बहुत सारे थीटा के वैल्यूज पर टेन थीटा इक्वल टू 1 आ सकता है, ठीक। तो इसमें अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पूछ रहे हैं तो हम लोगों को कोई तो पार्टिकुलर इंटरवल देना पड़ेगा ना, जिसमें हम लोग ये देख सकें कि कितनी वैल्यूज है। और अगर इंटरवल नहीं दिया तो सीधा सीधा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। जब हम लोगों ने मेंशन ही नहीं किया कि इंटरवल क्या है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाला है, फिर लिखते जाओ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इंटरवल इसलिए दे रखा है 0 से 2 पाई के बीच में, बताओ कि कितने वैल्यूज हो सकते हैं थीटा के। तो इफ द पॉइंट्स दिस, ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो 3 कोलिनियर पॉइंट हम लोग ऐसे पहले रफली ड्रॉ कर लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा -2√2, और यहाँ पर -2, 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे कैसे, तो मैं कैलकुलेशन इजी रहे इसके लिए रूट को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहा। साइन थीटा कॉस थीटा को -2, 1 यानी कि MAC, और ये दोनों वैल्यू हम लोगों को पता है तो MBC, इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं। MAB भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, बट उसमें मतलब अननेसेसरी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा ज़्यादा, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख रखा है। अब MAC लिखना है तो 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में -2 माइनस साइन थीटा। MBC, अगर BC का स्लोप लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई -2 माइनस ऑफ -2√2 यानी कि +2√2। 1 माइनस 2 या ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज घटाने में। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है बस। तो इधर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन थीटा, माइनस इधर कॉमन में है, और यहाँ पर -1 और 2 को अगर कॉमन ले लें तो √2 - 1 हो जाएगा। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पहले तो ऐसे ही लिख देता हूँ, 2√2 - 2 1 के साथ हो गया। अब कॉस थीटा है, कॉस थीटा के साथ लिखते हैं -2√2 कॉस थीटा और +2 कॉस थीटा इक्वल टू इधर साइन थीटा +2 हो जाएगा। 2 से 1 मिनट, ये क्या है, कॉस थीटा यहाँ पे छूट गया है, कॉस थीटा छूट गया है। 2√2 कॉस थीटा +2 कॉस थीटा इक्वल टू इधर 2 प्लस साइन थीटा हो जाएगा।
अब ज़्यादा कुछ नहीं, कैलकुलेशन बचा हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इन सबको उधर लेकर के चला जाता हूँ। या फिर एक काम और कर सकते थे, रेशनलाइजेशन कर सकते थे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। इसको रेशनलाइज कर दो, √2+1 और इधर भी √2+1, तो ये तो 1 हो जाएगा अल्टीमेटली, तो इन दोनों को हटाओ, 1 हो गया ये। अब थोड़ा सा इजी पड़ेगा, इजी क्या पड़ेगा, सेम ही है, फिर से वही आ गया 2 - 2 cos थीटा। हो सकता है कि इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए, 2√2+2 प्लस √2+1 इंटू साइन थीटा। हाँ, इसमें 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ये थोड़ा अच्छा लगा। अब 2√2 को इस तरफ ला करके स्क्वायर वगैरह कर देंगे और इंटर कन्वर्जन कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर इसको लाओगे तो -2 कॉमन ले लेता हूँ, cos थीटा और प्लस √2 इक्वल टू √2+1 और ये साइन थीटा। इसके बाद होल स्क्वायर करना है और जो कुछ भी करना है ये कर लेंगे। तो इसका होल स्क्वायर करने पे 4 इंटू cos स्क्वायर प्लस 2√2 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 + 2√2 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे cos थीटा का भी टर्म आ रहा है, ये अकेला है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग 1 - cos स्क्वायर लिख देंगे और फिर रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। वहाँ से cos थीटा की जो वैल्यूज आएंगी ना, वो एक ऐसा होगा जो बिल्कुल इसके रेंज के बाहर चला जाएगा, मतलब -1 से भी छोटा हो जाएगा। तो जो कुछ भी 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी ना cos की, वो वाला इंक्लूड करोगे, और जब वो इंक्लूड करोगे तो cos का 2 वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वाला, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 से 2π का मतलब क्या है, ये 0 है और ये पाई है, मतलब एक साइकिल में घूमना है। cos की 2 वैल्यू, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर पॉजिटिव नहीं, निगेटिव वैल्यू अगर कंसिडर करना पड़ा तो निगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पर आएगी, निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, समझ गए। तो जो भी cos की वैल्यू आएगी उसके अनुसार 2 वैल्यू आ जाए, 2 थीटा आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग। इसको पूरा सॉल्व कर लेना। तो अब शायद ये लास्ट स्लाइड था, हाँ लास्ट ही है। तो ये लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में एंगल बिटवीन लाइंस हैं, फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी आएंगे। सर्कमसेंटर ऑर्थोसेंटर का हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि हम लोगों को आइडिया लग जाए कि फाइंड आउट कैसे करना होता है। ठीक, जब एक बार गुजर जाओगे ना तो फिर डर नहीं लगेगा बाद में। तो इतना ही करना है अगले लेक्चर में। 2 टॉपिक अगले लेक्चर में होगा, फिर आगे अभी ये 5 से 6 लेक्चर और चलेगा। ठीक है, 1 वीक और मान के चलो, उतने में हो जाएगा। फिर P/Q वगैरह का डिस्कशन है 1-2 दिन। तो बस आज यही तक। जो बचा हुआ पार्ट था ना लेक्चर 6 का, वो है। तो बाय द वे थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर अच्छा लगे, इजी वे में समझ में आया हो कंसेप्ट, तो दूसरों को भी बताओ, इंस्पायर करो, ताकि वो लोग भी जेईई के लिए इंस्पायर हो। थैंक यू।